उसने करवट बदल के चादर मुंह पर खींच ली। सूरज की किरणें खिड़की के अंदर आके फैल गई थीं और वो उनकी गरी महसूस कर रही थी, लेकिन बिस्तर छोड़ के उठने को दिल ना चाहता था। जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था, जोड़ जोड़ में दर्द हो रहा था और एक अनजानी कसक दिल को उदास बना रही थी। कल तक जिंदगी खुशगवार थी, खिजां के बाद आने वाली बहार की तरह, ऐसी तपती हुई धरती की तरह से बरसात की पहली फुहार ने ठंडक बख्शी हो। उसकी जिंदगी में वो सब कुछ था जिसकी तमन्ना हर औरत को तड़पाती है, जिसके ख्वाब वो बचपन से अपनी पलकों पर सजाने लगती है। ख्वाब जो सहरा में शराब की तरह ठंडे और सुकून पहुंचाने वाले होते हैं, तिश्नगी में लबरेज जाम की तरह हसीन। और यही ख्वाब उसके लिए हकीकत में ढल गए थे। कितनी खुशनसीब थी वो। मिस्टर याकूब ने उसे भरपूर प्यार दिया था और शौहर का प्यार ही तो औरत के लिए सब कुछ होता है। उनका वो खूबसूरत 2 मंजिला बंगला, 2 नई जगमगाती कारें, नए मॉडल और एयर कूलर के साथ, और बेशुमार दौलत जिसे वो दर्दी से खर्च करती थी। लेकिन याकूब ने उसे कभी ना टोका, कभी उसकी अखराजात पर गहरी नजर नहीं रखी, जिंदगी की तलखियां कभी महसूस ना होने दी। दोनों बच्चे शहर के सबसे अच्छे और महंगे बोर्डिंग हाउस में रहते थे। उसे बेशुमार पार्टियों में शिरकत करनी पड़ती। दावतों, जलसों और क्लब की रंगीन शामों के बाद इतना वक्त ही कहाँ बच पाता था कि वो बच्चों में 2 घड़ी बैठ के हंस बोल सके। बच्चे याद आते तो वो जाके उनसे मिल आती। बच्चे हफ्ते भर में 1.5 दिन के लिए घर आते भी तो वो इतनी मसरूफ होती कि बच्चों के सो जाने के बाद घर लौटती। सोते हुए बच्चों का माथा चूम के अपने बेडरूम में आ जाती। दबीज ईरानी कालीन, कीमती डबल बेड, दरवाजों पर पड़े हुए भारी पर्दे गुलदानों में सुबह के रखे हुए निढाल फूल और हल्की सब्ज रोशनी में मिस्टर याकूब के हल्के हल्के खराटों से उड़ती हुई वैस्की की महक बेडरूम में अलिफ लैला की कहानियों का माहौल पैदा कर देती। और वह सारे दिन की थकी हारी गदास बिस्तर पर गिर के रेशमी लाहफ में अपनी एहरियां बाएं छुपा लेती। जिंदगी गुजरती जा रही थी। वो हर वक्त अपने आप को मसरूफ रखने लगी थी। मिस्टर याकूब ऐसी बीवी को पाक के अपनी तकदीर पर नाज करते। वो जिस महफिल में बैठ जाती वो महफिल यादगार हो जाती। क्लब की गहमा गहमी और रौनक उसके दम से बढ़ गई थी। वाल्स, रंबा समझा हो या ट्विस्ट, वो इंतहाई खूबसूरती से डांस करती। बुरुज खेलने, फैंसी ड्रेस के मुकाबले में अव्वल आने और नया फैशन ऐजाद करने में उसका जवाब न था। उसके सामने ऊंची सोसाइटी की फैशनेबल औरतें भी ऐसा से कमतरी का शिकार हो जाती और वो होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट लिए गर्दन उठाने उनके सामने से गुजर जाती। लोग उस याकूब के साथ क्लब में दाखिल होते देख के खुसर फुसर शुरू कर देते हैं। इस गेंडे के साथ ये हिरनी कुछ जचती नहीं। ऐसी नाजुक औरत इस तौंदेल इंसान को कैसे पसंद कर सकती है। मिस्टर याकूब की पहली बीवी जिंदा होती तो इतनी ही बड़ी उनकी अपनी लड़की हुई, मगर कल रात उसने दूसरी करवट बदली। टपाई पर चाय रखी थी, उससे उड़ती हुई गर्म भाप, लहराता हुआ प्याली से उड़ता हुआ धुआं जैसे उसके अपने दिल में उठा हो। उसने अपने दिल की बात हमेशा सुनी अनसुनी कर दी थी। उसने अपने दिल के तमाम तकाजे उस ऑफिसर की तरह नजरअंदाज कर दिए थे जो जरूरतमंदों की अर्जियां रद्दी की टोकरी में डाल देता है। उसने अपने जज्बात को कभी समझना न चाहा। वो अपने आप को जिंदगी के हंगामों में खो देना चाहती थी। उसने बाहर देखा, खिड़की से बाहर लॉन के एतराफ क्यारियों में डेजेस के कासनी और सफेद फूल दूर तक फैले हुए थे। बड़े बड़े गमलों में पाम की छतरियां कतार में खड़ी थीं। गुलाब की तख्तों में बेशुमार तितलियां उड़ती फिर रही थीं। लेकिन उसके दिल की उदासी बढ़ रही थी और वो उस उदासी के तूफान में गर्क होती जा रही थी। उसने फिर एक बार कल रात के बारे में सोचा। क्लब में चारों तरफ तेज रोशनी बिखरी हुई थी। खुशी से दमकते हुए चेहरों पर तेज लाइट और खूबसूरत मालूम हो रही थी। रंग बरंगे आंचल और चुस्त ब्लाउज, तंग स्कर्ट और खुले गिरेबान से निकली हुई नाजुक गर्दनें, पतली नंगी कमरें और मरमरी बाहें
चिकने गुलाबी गाल और शादाब सुर्ख होंठ और फिर तेज नशा, शराब का नशा। उसने हनाई हाथी का इनाम जीत लिया था। स्टेज पर पर्दे के पीछे से जो हनाई हाथी सबसे खूबसूरत दिखाया गया था वो उसी का था। उसने मेहंदी से हथेली पर बहुत फनकाराना अंदाज से दिल बनाया था, जिसमें छुपे हुए तीर से खून के कतरे टपक रहे थे। जब वो इनाम लेने के लिए पर्दा हटाकर स्टेज पर आई तो तालियां बजाने वालों में शौकत भी था। उसकी मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। वो जल्दी से नीचे उतर आई और खाली सीट देखकर पीछे जा बैठी। उसका सर चकरा रहा था। शौकत यहाँ? उसने दोनों हाथों में सर थाम लिया। मुकाबला खत्म हो चुका था। अब वाल्स की धुन दिलों को बेकरार कर रही थी। लोग मस्त हुए। उसने वैशी हिरनी की तरह चारों तरफ देखा। मिस्टर याकूब एक मेज पर शौकत के साथ बैठे उसे शराब पीने पर मजबूर कर रहे थे और वो इंतहाई शाइस्तगी से माजरत कर रहा था। तो याकूब उसे जानते हैं? कैसे? कब से? ओ खुदा! उसने अपना सर कुर्सी की पुश्त से टिका दिया। उसके जहन में गरम लावा सा पक रहा था। चेहरा उसकी तपिश से तमतमा उठा था और दिल जैसे पके फोड़े पर कोई बार बार उंगली रख देता था। वो सरापा जल रही थी। आप मेरे साथ रक्स करना पसंद करेंगे? नो, आई एम सॉरी। वो कितनों से इनकार कर चुकी थी। कितनों की चमकती आंखों को मायूसी से भर दिया था। आप मेरे साथ रक्स करेंगे? कोई जानी पहचानी गंभीर आवाज बहुत नरमी से पूछ रही थी। उसने उस आवाज को जिंदगी भर सुना था। जी! उसने चौंक के देखा। ये मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, मिस्टर शौकत। नेवी में कैप्टन हैं और आजकल लंबी छुट्टी पर आए हुए हैं। और ये तुम्हारी भाभी मिसेस याकूब। मिस्टर याकूब उससे शौकत का तारुफ करवा रहे थे। भाभी? उसने आहिस्ता से दोहराया। उसकी आंखों से दुनिया जहां का दर्द झांक रहा था। हाँ भाई, इन्हीं के बारे में मैंने तुम्हारे बड़े भाई को लिखा था कि मेरा सोना घर फिर आबाद हो रहा है। तुम्हारे बड़े भाई मेरे क्लास फेलो रह चुके हैं और उस जमाने में जब तुम शिप लेकर समंदर में चले गए तो हम दोनों तुम्हें बहुत याद करते थे। तुम्हारे बारे में बातें ज्यादा होती। उसी जमाने में शरीमती जी आ गईं। उन्होंने जोर से कहका लगाया और उसकी तरफ देखा। क्या बात है, कैसी तबीयत है तुम्हारी? याकूब परेशान हो गए। मेरा सर चकरा रहा है, वो मुर्दा आवाज में बोली। रक्स ही सारी तकलीफों का इलाज है। जाओ, शौकत कब से तुम्हारे लिए खड़ा है। मिस्टर याकूब बच्चों की तरह पिचकारते हुए बोले और उसे लड़खड़ाते कदमों से उठना पड़ा। शौकत उसे सहारा दे के डांस फ्लोर पर ले आया। चमकते हुए चिकने फर्श पर जवान जिस्म एक दूसरे से चमटे हुए थरक रहे थे। चेहरे पर शराब के नशे ने सुर्खी पैदा कर दी थी। नीमवा आंखें अपने सामने दो आंखें पाके मुतवाली हो रही थी। मजबूत बाहों का सहारा लिए चौड़े चिकले सीने पर सर रखे वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई जिसका गुर्दोपेश से कोई ताल्लुक न था। दिल जिस सीने से निकला जा रहा था, धड़कन की सदा गूंज बन गई थी। उन बाहों में आके भी वो मिस्टर याकूब की बाहों का हल्का ना तोड़ सकती थी, जो उसके चारों तरफ आईनी किला की तरह मजबूत था। समूह, इधर देखो, मेरी तरफ। शौकत जैसे सरगोशी के अंदाज में बोला। उसके माथे पर पड़ा हुआ बालों का गुच्छा उसके रुखसार छूने लगा। उसने आंखें खोल ली। दो उदास खूबसूरत आंखें उसको मुसलसल देख रही थीं। कैसी हो? शौकत ने अपने मखसूस नरम लहजे में पूछा। समीना की आंखों में आंसू तैर गए। ऐसी गमगसारी, ऐसी अपनायत। अच्छी हूं, तुम देख रहे हो? देख रहा हूं, मगर इन आंखों में तैरने वाले आंसू ऐसा नहीं कहते। सुनो, ये अपने हाथ पर मेरा दिल क्यों बना डाला तुमने? तुम्हारा दिल? हाँ, ऐसा ही खून रसता है मेरे दिल से, और ये तीर तुम्हारे सितम का है। ऐसा तीर क्यों चलाया कि मैं जिंदगी भर जख्मी दिल लिए घूमता रहूं और कहीं चैन ना मिले। उसकी आंखों की उदासी गहरी हो गई। शौकत, तुमने मुझे गलत समझा है, वो बमुश्किल कह सकी। फरत जज्बात से उसका गला रंध गया। तो क्या आज भी? हाँ, मैंने अपने सारे गम छुपाने के लिए इस जिंदगी को अपनाया है। सारा दिन मसरूफ रहती हूँ। याकूब को यही कुछ पसंद है, और फिर उस जिंदगी में मेरी अपनी पसंद का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब रात को सोने के लिए लेटती हूँ तो मेरे तस्वुरात
मेरे ख्यालात और मेरी सोचें सब माजी की तरफ दौड़ते हैं। माजी की रोशनी से हाल के अंधेरों को रोशन रखती हूँ। शौकत ने उसे और करीब कर लिया। रक्स जारी था, क्लब में और क्लब के बाहर। मजबूरियों व मायूसी का रक्स, तशना आरजुओं और अधूरी तमन्नाओं का रक्स, महरूम जवानियों और नाकाम हसरतों का रक्स। दूसरा राउंड शुरू हो चुका था। वो हम रक्स थे। तुमने याकूब से शादी कैसे की? मैंने याकूब से शादी कैसे की? मैंने याकूब से नहीं, उसकी दौलत से शादी की है। क्यों? हालात यही चाहते थे। मुझे सब कुछ बता दो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। वो झलझला के बोला। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। जब तुम्हारे जहाज के साथ समुद्र में चले गए तो मुझे एक नए तूफान का मुकाबला करना पड़ा। मेरे डैडी दक्के मोजी मर्ज में मुब्तला हो गए। उनका मनी ऑर्डर हमारे नाम आना बंद हो गया। उनकी नौकरी छूट गई और हम उन्हें शहर ले आए। उन्हें किसी भी सैनिटोरियम में दाखिल कराने की कोशिश बेकार गई। वहां भी सिफारिशें चलती हैं। बड़े बड़े जरिए काम में लाए जाते हैं, वरना जगह ना होने का बहाना काम आता है। अब उन्हें कीमती दवाओं और टांग की जरूरत थी, अच्छी ग़िज़ा की जरूरत थी। इसीलिए मुझे तालीम अधूरी छोड़कर एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करनी पड़ी। उन दिनों मेरा दौलतमंद बॉस रोज डैडी की अयादत के लिए हमारे छोटे से मकान पर आता था। डैडी से दूर बैठ के बातें करता। मैंने दो एक बार नाक पर दस्ती रखे डैडी से झुक के बातें करते देखा। वो कहते कहते चुप हो गई। फिर क्या हुआ? एक दिन मैं सारी परेशानियों और बीमारियों से उकताई हुई बैठी थी। मेरे आगे डैडी की दवाओं, कैबल, कर्जे देने वालों के खतूत और छोटे भाइयों के स्कूल से फीस के लिए आए हुए आखिरी नोटिस पड़े थे। और उस घोर अंधेरे को दूर करने वाली सिर्फ एक किरण मेरे आगे उजाला फैला रही थी। वो किरण थी मेरा बॉस, मिस्टर याकूब। याकूब ही तुम्हारा बॉस है? शौकत ने हैरत से पूछा और उसकी कमल जैसी आंखों से ढलकते आंसू अपने रोमाल में जज़ब कर लिए। उसके चेहरे पर कुर्ब था, आंखों में खिजा रसीदा शाम की वीरानी थी। फिर क्या हुआ? फिर मैं हालात से शिकस्त खा गई। मैंने तुमसे किए हुए सारे वादे भुला दिए, कॉलेज के माजी को दफन कर दिया। फूलों से भरे कुंज में तुम्हारे कंधे पर सर रखकर मुस्तकबिल के जितने खाके बनाए थे उनमें रंग ना भर सकी, तुम्हारी वापसी का इंतजार भी ना कर सकी। मैंने तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से चाहा, लेकिन वक्त के तेज रू धारे ने मेरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। अब मुझे पता चला कि मजबूरियां मुस्तकबिल के बारे में सोचने का मौका नहीं देती। हम मंसूबे तो बहुत बनाते हैं, मगर हालात से बेखबर रहकर वो सर झुका के उदास हो गई। काश मैं जहाज के साथ ना गया होता। तुमने कितनी तकलीफें उठाई हैं, ये मुझे आज अंदाजा हुआ। मैंने तुम्हें बेवफा समझा। यह गलतफहमी नहीं तो और क्या है। हम लोग इसी अंदाज में सोचते हैं समूह, उसने धीमे दुख भरे लहजे में बताया। हर इंसान मजबूरियों के हाथों लुट जाया करता है। मेरा जहाज के साथ जाना जरूरी था और उस मजबूरी ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। तुम जो मेरी जिंदगी थी, और आज मैं जिंदगी से खाली जिस्म लिया जख्मी दिल के साथ जिंदा हूं। लेकिन आज वो बोझ मेरे दिल से हट गया कि मैंने एक बेवफा को चाहा। फिर हाल की रोशनी गुल हो गई। उसे अपने गाल पर दो दहकते अंगारों का एहसास हुआ, और जब फिर हाल रोशनी हुआ तो वो शौकत से अलग हो चुकी थी। ऑर्केस्ट्रा की लहरें रुक गईं। लोग अपने रक्स को थामे क्लब के बार में जाने लगे। रक्स ने न जाने कितनों को नई जिंदगी दी, कितनों को माजी को खुशगवार यादों का तोहफा दिया। किसने क्या खोया और क्या पाया, किसी को भी इसका अंदाजा न था। मिस्टर याकूब एक एंग्लो इंडियन लड़की के साथ बैठे बियर पी रहे थे। चलिए घर चलें। शौकत कहाँ है? वो अपनी खुमार आलूद निगाहों से उस लड़की को देख रहे थे। होंगे कहीं, आप उठिए ना, वो जिद कर रही थी। जब याकूब अपने साथी लड़की को गुड नाइट कह रहे थे तो शौकत उसके बिल्कुल पीछे आके आहिस्ता से बोला, आज तक तुमने जिंदगी दूसरों के लिए गुजारी है, अब तुम्हें अपने लिए जीना होगा, सिर्फ अपने लिए। कल यहीं मिलूंगा, गुड नाइट। गुड नाइट का रास्ता रट करके रिवर्स में लेते हुए उन्होंने सोचा, आज समीना को क्या हो गया है? इतनी शोख दशंग, इतनी चंचल औरत यूं उकताई हुई, संजीदा सी क्यों है? जो उन औरतों की यही इंतहा पसंदी और जज्बात उन्हें अच्छी लगती थी
और जज्बाती उन्हें अच्छी लगती थी। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके रुखसारों पर जलते हुए अंगारे उसे तड़पा रहे थे, रुला रहे थे। उसका जी चाहता था आज तन्हाई में दिल खोल कर रो ले, आंसू बहा ले। बहुत दिन हो गए उसकी आंखों से आंसू नहीं टपका था। डैडी की मौत के बाद उसने आंसू बहाए। अपनी मोहब्बत, अपने जज्बात व एहसासात की मौत पर भी वो नहीं रोई। उसकी आंखें खुश्क हो चुकी थीं। वो दूसरों के लिए जीना चाहती थी। उसने एक लम्हा भी अपने लिए नहीं गुजारा, अपने लिए कुछ भी हासिल करने की कोशिश ना की। और आज जब शौकत उससे अपने लिए जीने की तरगीब देने आया है, अपने आप को उसके हवाले करने आया है, अपनी खुशियों के लिए उसके सामने दामन फैलाने आया है, तो वो पर कटे हुए पंछी की तरह हाँप रही है। अब वो चाहते हुए भी नहीं उड़ सकती। अब वो एक बीवी है, एक माँ है, और एक माँ कभी अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकती। ये दो नन्हे मुन्ने बच्चे उसके पैरों की बेड़ियां बन गए हैं। उसने अपने जलते हुए रुखसार पर आहिस्ता से हाथ फेरा। मैं इन अंगारों पर अपनी बेरुखी, लापरवाही की ओस टपका दूंगी। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकती, दूसरों की राह में दूर तक फूल बिखेरती आई हूं। अब दामन में क्या रह गया है। शाम को मिस्टर याकूब बन संवर कर उसे क्लब ले जाने के लिए उसके कमरे में आए तो वो बच्चों के दरमियान बैठी बड़े चाव से उनके बाल बना रही थी। अरे बच्चे कब आए? उन्होंने दोनों बच्चों को लिपटा लिया। मैं सुबह जाके दोनों के लिए आई हूं, अभी यहीं रहेंगे। माँ के होते हुए दोनों बोर्डिंग हाउस में रहें, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और देखिए ना हमें कितनी आसानियां मैसर हैं। सुबह कार से स्कूल जाएंगे और शाम लौट आएंगे। सोना घर इनकी प्यारी बातों से जन्नत बन जाएगा। और देखिए आप अकेले ही क्लब हो आइए, मैं अपने बच्चों के साथ शाम गुजार दूंगी। वो चहक चहक के हसीन मुस्कुराहट के साथ उन्हें समझा रही थी। और मिस्टर याकूब फिर सोचने लगे, ये जवान औरतें, इनकी ये इंतहा पसंदी और जज्बातियत, उफ खुदा। और उनके चेहरे पर मुसरत की शुआएं झिलमिलाने लगी। और नन्हे बिट्टू ने दौड़कर माँ के गाल पर अपने होठ रख दिए, गरम अंगारों पर जैसे शबनम पड़ गई हो।